बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1.5 बरस के दौरान हमें तारीख के मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज खबरदार किया है कि कोई ये बात ना सोचे कि कल को मुल्क पर कोई नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से आज कहा गया कि कोई ये बात ना सोचे कि कल को कोई नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा मुल्क में। क्या उनको ये खदशात हैं? जैसे माजी में भी वो धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहे, क्या अभी उन खदशात का वो इजहार करें? वाकई में ऐसे कोई है मामला? देखिए, ये बड़ी एक पेचीदा सी सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त, और ये फिर वही क्राइसिस, एक गैर यकीनी, बेयकीनी कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनने जा रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो, ये बात मैंने पहले कही थी, मैं दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किसी सूरत इसहाक डार साहब के नाम से हट के कोई और नाम देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी की क़यादत के पास मुशावरत करें या ना करें या कुछ भी हो, और ये वो सिचुएशन है जिसमें जिसके बारे में थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब भी और बाकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी, कल तक तो बात उन्होंने की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की, आज भी की, लेकिन यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपको वो इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद सरेआम करने से गुरेज करते नजर आएंगे कि हमें पता नहीं है, ये हवा में नाम था, ऐसे। ये बिल्कुल उनको लाइम रखा गया था, उनके नॉलेज में नहीं था, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का फैसला है, इसहाक डार साहब। और वो कभी और वो किसी सूरत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब के नाम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर सूरत में इसहाक डार ही बनेंगे निगरान वज़ीर आज़म। और पीपल्स पार्टी के अंदर इस बात के ऊपर एक कशीदगी है कि, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो कुछ उनके काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पे, क्योंकि उन्होंने ये बात पब्लिक में भी कही आके कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हमने 3 नाम दिए हुए हैं, तो 3 नाम कौन से हैं? फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है, हमने भी अखबारों में फेक ये पढ़ा है, यूँ खबरें सुनी है, आपसे सुनी है, इससे सुनी है, लेकिन अब जो है चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इसके ऊपर बात करता ज़्यादा नज़र आएगा, और ना ही इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना ही इसके ऊपर कोई नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला है। अच्छा, अब इसमें जो है, लेकिन इसके साथ ही एक अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की, इस मौजू पे कोई उन्होंने किसी, वो अपने मुख्तलिफ मनसूबों वगैरह के इफ्तिताह कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, ये सारा, और लेकिन उन्होंने ये इस पे बात करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से वो मुशावरत शुरू करेंगे अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज साहब से। अब कहानी में नया ट्विस्ट यह है कि राजा रियाज साहब ने कह दिया है कि किसी भी सूरत में हम इसहाक डार को नहीं मानेंगे, यानी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से ये बात हुई है। और साथ उन्होंने, अब पता नहीं राजा रियाज साहब इस पर कितनी देर खड़े रहते हैं इस बात पे, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि हम तो नहीं मानेंगे, बयान दिया उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो गया तो फिर 2 साल नहीं होगा, और ये, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो ना कह दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक 2-3 हवालों से ये मामला जो है ये बड़े अजब से हैं उनकी क़यादत के लिए। पहली बात तो ये है कि वो आज बैठे भी हुए थे, जो पार्लियामेंट का इजलास है, वो इसको एक्ट को मंजूर भी करवाएंगे, और उनसे कोई मशावरत भी नहीं हुई। और आज भी जब तनकीद हो रही थी तहरीक इंसाफ के ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे, तो वो पीछे वो भी खुशबाश बैठे हुए थे। तो ये जो है ना, वो कहते हैं ना, मियाँ साहब के एक बड़े करीबी साथी ने कहा कि सब अपनी अपनी
तनख्वाहों पे नौकरी करेंगे, इनमें से कोई किसी को कोई जो है ना बस ये ऐसे ही है जैसे पहले था, ये उसी किस्म की ये। लेकिन एक पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके लिए थोड़ा सा ये मामला अजब सा है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जरदारी साहब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवाज शरीफ उनसे ये बात करेंगे कि मैं खुद हूँ। दूसरा ये कि उन्हें था कि शायद कोई मुशावरत वगैरह। इसहाक डार साहब जो हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जरदारी साहब उनके लिए भी, और मतलब है कि जरदारी साहब को कोई इशू नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब को जिन लोगों से इशू रहा है उनमें मुस्लिम लीग नून के एक ही शख्स थे जिनसे उनको इशू रहा है हमेशा, और वो चौधरी निसार। बाकी लोगों के साथ उनके मामला ठीक ही रहे हैं। तो लेकिन वो इसके ऊपर जाहिर है कि अब वो चूँकि अब अगली जो इलेक्शन की कैंपेन कैसे होगी और क्या होगा और क्या, एक तरह से गैर महसूस अंदाज में मुस्लिम लीग नून नवाज ने जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। अब उसको इलेक्शन कैंपेन कहा जाए या उसको ये कहा जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में तो फिर मुस्लिम लीग नून के ही खाली होने चाहिए ना, ये हुकूमत के प्रोजेक्ट्स है तो हम कह सकते हैं, लेकिन कि मुस्लिम लीग नून के जलसे नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से वो जब होंगे तो मरीम नवाज साहब ही होंगी आगे, तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट भी करके देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि इस दौर की जो भी परफॉर्मेंस है वो बाकी वज़रा या बाकी काबीना उनमें उनकी शरीक नहीं, वो अकेले ही बता रहे हैं कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म ये सारा कुछ किया। आज काबीना का इजलास था जो मुलतवी हो गया और बग़ैर वजह बताए। उसकी वजह ये बयान हुई कि वज़ीर आज़म जो है वो मसरूफ़ हैं। लेकिन काबीना का इजलास आज होता भी तो कुछ अजब सा ही उसमें मामला नज़र आता कि ख्वाजा आसिफ भी बैठे हैं तो सामने उनके इसहाक डार साहब बैठे हैं, तो इधर शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, तो इधर फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हैं, तो उधर कायरा साहब बैठे हैं, तो उधर जो है वो बिलावल साहब किधर गए, मतलब वो भी उनको भी बैठना था उसमें वज़ीर। तो काबीना का इजलास ही नहीं हुआ। और दूसरा जो है वो आज एक और बड़ा अहम इजलास होना था, बहुत अहम इजलास। तो काबीना का इजलास भी अहम होता है, लेकिन ये जो इजलास था 25 तारीख का, इसका इंतज़ार हो रहा था और ये काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का इजलास था। और वो ये था कि 25 तारीख को इजलास होगा और उसमें तय होगा कि इलेक्शन जो है ये पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे या नई मरदमशुमारी पे। काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे ना 25 को इजलास होगा, 25 को फैसला होगा, पर तो वो जो है वो बग़ैर बताए आज इजलास वो भी मुलतवी हो गया। उसमें वज़राए आला शरीक होते हैं शायद, और उसमें भी काबीना के आम वज़रा और बाकी जो लोग शरीक होते हैं, तो वो भी आज मुलतवी हो गया। और अब कुछ देर पहले जो चेक किया तो पता चला कि जी ये जो है ये अगले हफ्ते होगा किसी वक्त शायद। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही तो तय होना है कि ये मरदमशुमारी कौन सी। तो कहते हैं बस वो आपको पता है इस वक्त वो फिर एक वज़ीर हैं, एक दो वज़रा ने ज़रा खुल के बात करने का। सब इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसहाक डार साहब के ऊपर जो मामला पड़ा हुआ है, तो ये जो है ये अब मतलब अवॉइड किया आज कैबिनेट को भी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास को भी जो है वो अवॉइड किया। तो ये जो है ये अब दो इजलास बड़े अहम थे। अच्छा, कल जो है अब ये पार्लियामेंट में बिल पेश होगा पेमरा का भी जो है वो। अच्छा, मैंने पहले चेक किया कि क्या काबीना से मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है। तो उस इजलास के अंदर ये जो पेमरा का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है और ये जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई हैं जिसमें ज़्यादा इख्तियारात होंगे केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, तो ये कल जो है ये मंजूर हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल अब यानी पार्टी की तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से भी कोई बात ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा बात जो है वो मेरा ख्याल है अब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी नहीं होगी फ़िलहाल, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब जिस तकरीब में गए तो वहाँ मौलाना साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि पहले तो हमने देखा कि उनके तर्जुमान थे वो आए, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि हमें तो नई मुशावरत की गई सब कुछ, लेकिन आज मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब ज़रा कम्फर्टेबल नज़र आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, अब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो फ़ैसला है, नवाज शरीफ साहब को भी यकीनन इल्म है इस बात का कि किसने कहाँ तक जाना है। ज़्यादा ये होगा कि वो कहेंगे हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तो हुकूमत के तो वैसे ही दिन कम रह गए हैं, तो हुकूमत से अलग हो जाएं।
लेकिन होगा बंदा वही जो मैं कहूँगा, और मैं किसी सूरत इस नाम के अलावा कोई नाम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कोई 3 नाम नहीं है, एक ही नाम है। ठीक है। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना, तो वो बस इसहाक डार ही हैं। तो इसमें जो है अब डार साहब के अलावा जो है वो कोई और उनको काबिल कबूल नहीं, कह दिया तो कह दिया बस। तो अब ये आहिस्ता 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 ये अब इस पे लोग बोलें, तजिया दें, इधर इत्तेहादी नाराज हो। नहीं, इत्तेहादी कौन से क्यों नाराज, कौन से ऐसे ही इत्तेहादी कौन नाराज होते तो आपका ख्याल से उनको कोई इशू नहीं है। हाँ। भाई जिसने नाराज होना था वो तो असल ऑपोजिशन तो तहरीक इंसाफ का इशू है ना, तो तहरीक इंसाफ तो अब है ही नहीं, वो तो यानी मुकदमात भुगत रहे हैं उनके जो चेयरमैन है और साबिक वज़ीर आज़म, एक मुकदमा दूसरा तीसरा, पेशी आगे पीछे दाएं बाएं ये वो। तो वो इस वक्त ये असेंबली में होते तो वो आवाज़ उठती, और बाकी उनके जो लोग हैं वो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि वो किधर गए। तहरीक वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हैं, उनसे मुशावरत होनी थी, उन्होंने उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट होनी थी, उनसे कोई कुछ होना था, कुछ वो भी नहीं हुआ। वो परवेज़ खटक साहब का क्या बना वो भी कुछ नहीं पता अभी तक, शायद आने वाले दिनों में कुछ वाजे हो पिक्चर, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल ही ये निगरान वज़ीर आज़म का नाम और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म ख़ुद बनने का नाम, तो ये तो एक कुछ ज़्यादा ही कंटिन्यूटी हो गई। ठीक है ना। तो इसमें तो बाकी पार्टियां जो हैं वो अब यानी वो कहते हैं ना कि वो मतलब एक छोटे छोटे साइडों पे उनके रोल रख दिए जाएंगे। सही। अभी तक तो बज़ाहिर यही लग रहा है, और उसमें जो है वो यानी अब किसका क्या रोल होगा, कोई कहेगा मुझे ये वज़ारत दे दो, कोई मुझे ये दे दो वो दे दो, तो वो बस वो उसी में वो सारे मुझे लगता है कि अभी तक जो मुस्लिम लीग नून के जो हार्ड कोर मियाँ साहब का जो करीबी लोग हैं वही कह रहे हैं कि सब अपनी जगह पे रहेंगे। डॉक्टर साहब ये और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो इलेक्शन एक्ट 2017 की तरामीम के लिए पार्लियामेंट पे पेश किया गया, इसमें भी हुकूमती वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने इज़हार किया और इस पर भी वो नाखुश थे। क्या यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ एक बात, ये जब शदीद एक दूसरे से लड़ाई वाले टॉक शोज़ हो रहे होते थे ना, 2011, 12, 13, 9, 10 में एक दौर था जब टॉक शोज़ में खूब लड़ाई होती थी, खूब लड़ाई। तो ऐसी लड़ाई होती थी कि वो उसके क्लिप्स पड़े हुए अभी तक यूट्यूब पे, दो ये तुम ये हो तुम वो हो फलाना लड़ाई हो रही है। और उसमें जो है वो उनको भी कई दफ़ा नहीं पता होता था, जो मेहमान लड़ रहे होते थे आपस में, लेकिन पार्टी की क़यादतों की तरफ से नाम आता था कि इनको इनके साथ बिठाओ, और क़यादतें ऊपर से ऑन बोर्ड होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक अजीब, तो वो होता था कि इसको इसके साथ बिठा दो, इससे मुझे पढ़वाओ, उसको जवाब देगा, तो ये होता था। अच्छा, और जो बहुत सारे हमारे मेज़बान थे टीवी चैनल्स के, उनको भी अंदाज़ा नहीं होता था कि ये तो नाम थे बाकायदा, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, उसके साथ ये, उसके साथ ये, उसके साथ ये, उसके साथ ये, और वो अवेलेबल वही होते थे उन दिनों में ना, कि वो उसको बुरा भला बोलेगा। मतलब आबिद शेर अली साहब ने आना है तो किसके साथ आना है, अच्छा आबिद शेर अली साहब को शायद ना बताओ, तो वो भी खुद जिद होती, लेकिन वो अरेंजमेंट पीछे से होता था कि ये इनके, तो वो क़यादत एंजॉय कर रही होती थी। कभी आपने सुना उस ज़माने में कोई इस गालम गलोच के नतीजे में कोई कहीं मसला हुआ हो ऊपर के लेवल पे? नहीं, वो बिल्कुल सुकून.com। तो ये जो है ना, ये बड़ी एक अजीब सी सियासत है। लोग कहते हैं यार ये एक दूसरे को बोल रहे हैं। अच्छा, जो हमारे जो ज़ाहिर है उस ज़माने में जो इस तरह के प्रोग्राम्स मैंने तो नहीं किए इत्तेफाक से, लेकिन जो हमारे होते थे कोलीग्स वगैरह, तो रेटिंग्स बढ़ जाती थी। वो उसकी वजह ये कि वो अच्छा पीछे जो है ना, वो जो आलत क़यादत है वो इसको बड़ा इंजॉय करती थी कि वो जो सेकंड टीयर के लीडरान की लड़ाई हो रही है आपस में, थर्ड टीयर के, तो उनका कोई मसला नहीं, वो इंजॉय करते थे। लेकिन उस वक्त ये था कि संजीदा लोग जो थे वो अलग रहते थे। जैसे आपने कभी चौधरी निसार को नहीं देखा होगा या और कुछ शख्सियात को नहीं देखा होगा, लेकिन वो बाकी जो हैं, मैंने तो आबिद शेर अली साहब का नाम वैसे ही लिया, लेकिन फिरदौस हशकेवान साहब, ये बाकी जितने हो रहे होते थे, इनको खुद भी नहीं पता होता था, लेकिन इनके नाम पीछे से इनकी क़यादत की तरफ से चैनल्स को। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी डॉक्टर साहब ऐसे ही हमें खबरें सुनने को मिलती थी। नहीं, तहरीक इंसाफ के दौर में तो ये था ना, देखिए उनके दौर में भी यही था कि वो जो ज़्यादा बोल रहा है
लेकिन यह है कि उस तरफ से जो है ना, यानी आप इस तरह से तहरीक इंसाफ में तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला ना मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोगों को। पीपल्स पार्टी के लोगों को वैसे इस तरह का थोड़ा सा कल्चर भी ज़रा डिफरेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को मौका भी नहीं मिला, उन पर काफ़ी पाबंदियाँ नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ उससे पहले का जो दौर था, मैं उससे आपको कह रहा हूँ 9, 10, 11, 12 जब खूब मार कुटाई टीवी चैनलों पे ऐसी तैसी हो रही होती थी एक दूसरे की, तो वो सारा जो है ना वो क़यादत बैठ के एक साथ जो है ना सुकून.com में एंजॉय कर रही होती थी जो ओनर्स ऑन बोर्ड होते थे और नीचे जो है ना किसी को नहीं पता होता। एनीवे, अच्छा आगे चलें इस पे, ये कभी मैं इससे बात करूँगा या लिखूँगा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा बहरहाल, तो ये अब तो ये जो है ना इतना नहीं, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नाराज़ हो गए और ये हो गया वो हो गया। ये जब हुआ ना, जब एहतशाम ज़मीर साहब गए, मैं छोटा सा वाक़या सुना के, एहतशाम ज़मीर साहब मरहूम जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेकर आना था 2002 के इलेक्शंस में, तो लंदन में उनकी मुलाकात हुई बानी एमकेएम से, और जाहिर है कि वो उस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं आ रही थी। पीपल्स पार्टी यानी पैट्रियट बनानी पड़ी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मना कर दिया, बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। अमीन फ़हीम साहब से मुलाकात नाकाम हो गई, मुशर्रफ साहब की। तो उसके बाद ये हुआ कि फ़ैसला हुआ कि एमक्यूएम आ जाएगी, लेकिन ये कि एमक्यूएम के साथ फिर 1-2 कंडीशंस रखी गई। उनमें से एक कंडीशन ये थी कि बानी एमक्यूएम पाकिस्तानी आएंगे। 3 कंडीशंस थी, एक ये थी कि बानी एमक्यूएम पाकिस्तानी आएंगे। अच्छा, अब ये बड़ा मसला, ये बड़ा मसला कि बानी एमक्यूएम पाकिस्तानी आएंगे, लेकिन बानी एमक्यूएम की तो हुकूमत है। तो अब उसका तरीका ये निकाला कि बानी एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम की गैदरिंग होती थी, और वो वहाँ से लंदन से पूछते थे कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, आ जाऊं, तो यहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं भाई नहीं, आप ना आए ना आए ना आए, आपकी जान को खतरा, मत आए। कहते नहीं मैं आ रहा हूँ, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। कहते नहीं आप नहीं आए। अच्छा आप नहीं आए, अच्छा लोग धार रोना शुरू कर देते थे कि नहीं आप पाकिस्तान मत आइएगा। वो कहते थे मुझे आप तंग करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। एक दिन क्या हुआ, अब ये वाकई ये मेरे ख्याल से एमक्यूएम के जो हमारे जो साथी हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे, 2006 में शायद ये साथ में 21 ड्रामा हो गया। वो किसी ने नीचे ये तय किया, पता नहीं कौन, वो जो थे वो, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने क्या किया कि उधर से जब बानी एमक्यूएम ने कहा कि आप मेरी बात नहीं सुनते, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो यहाँ से मजमे में से लोगों ने कहा आ जाइए भाई आ जाइए तो वो गड़बड़ हो गई सारी। अच्छा अजीब सा हो गया मामला, वो लाइव जा रहा था, उन्होंने कहा आ जाए भाई कोई मसला नहीं, आप आ जाए, अभी आए ना अभी आए, तो सारा गड़बड़ हो गया। मुशर्रफ साहब वहाँ देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, उधर से उधर उधर कॉलें भटक रही, क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं, ऐसा नहीं, कोई मजाकन, 2-3 लोग सस्पेंड हुए, रात तक हम आगे पीछे इजलास हो रहे हैं, ये हमें कॉलें, अच्छा जी ये वो चलाना नहीं है। तो मसला ये है कि वो जो है ना वो एक अजीब सा सिलसिला था कि ये तय हुआ था पहले कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, उन्होंने भी नहीं आना, और 2-3 और शख्सियात का भी नाम था कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, और वो पाकिस्तान नहीं आए। अच्छा उसमें अनवर भाई का नाम था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका भी था, और डॉक्टर इमरान फारूक का था, सफदर बाकरी साहब का नाम था, नदीम नुसरत साहब का नाम था, कोई शख्सियात के नाम थे कि इन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, और 1-2 और कंडीशन थे, बहरहाल निकले वहाँ से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, तो इस तरह होती नहीं है। ये पार्लियामेंट उसने उसके बारे में बात कर दी, उसने उसके बारे में बात कर दी, वो नाराज़ हो गया, उसने उसको कह, वो नहीं, जो पीछे हो रहा होता है पावर गेम में वो बहुत डिफरेंट और बड़ा अजीब सा होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि इनके अलावा कोई नहीं होगा। अच्छा तो नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा नवाज शरीफ साहब ने, क्यों मुशावरत नहीं की, क्यों कई 3 नाम नहीं दिए, क्यों इस तरह से इस अंदाज में ये बात सामने आई। और ये मैं आपको बता दूं कि इनके बहुत से रहनुमाओं को हकीकतन पता नहीं था, जैसे ये पता नहीं था ना उनको कि ये मेरी बात सुन के लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये लड़ाई जो थी ये बड़ा एंजॉय करते थे, और इस लड़ाई के नतीजे में कभी वो मसला नहीं हुआ कि जी आप इस बंदे को टीवी पे ना भेजें, इसको ना भेजें, ऊपर चिल प्रोग्राम होता था। अच्छा तो इसलिए अब देखते ही हैं कि अगले 1 हफ्ते में आगे क्या सूरत हाल डेवलप होती है। क्या वाकई हकीकतन इसहाक डार साहब निगरां वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बन पाते।
ठीक है, या कहीं पीपल्स पार्टी या आगे पीछे के वेरिएबल्स हैं भी बहुत सारे। और पीपल्स पार्टी की क़यादत यकीनन इस पर सोच रही है कि क्या है, कि मतलब है कि क़यादत सेकंड, आज तो देखा ना आपने, खामोशी रही आज पार्लियामेंट में, कोई बात नहीं हुई, सारा दिन कोई बयान भी नहीं आया इसहाक डार साहब के बारे में, बस आई गई बात सी हो की, एक फीलर सा हुआ, लोगों ने तनकीद वनकीद की, वो खैर है सारी, वो जिन्होंने तनकीद की वो भी पैमरा एक्ट में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं आगे जाके, ठीक है ना, तो वो कोई इतना मसला नहीं। सवाल ये है कि क्या वाकई बन पाएंगे जिस दिन तक वो उनके हलो बर्दारी की तकरीब नहीं होती या फाइनल डे जब तक नहीं होता, तो उस दिन तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। एक पहली बात तो ये गैर यकीनी की कैफियत रहेगी, और ये भी कि क्या शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड इस पे थे या वो भी ऑन बोर्ड नहीं थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहरहाल बड़े संजीदा हलकों में बैठ के बात की थी कि हम इसको नाम देंगे और इस तरह से होगा और उस तरह से होगा। तो ये देखते हैं आने वाले दिनों में। ठीक, जरदारी साहब मकबूल बाकर साहब को चाह रहे थे जस्टिस से, लेकिन वो नाम मेरा ख्याल से कि बहुत ज़्यादा, वो पहले भी एक आध दफ़ा उनकी तरफ से नाम आया था, लेकिन वो कहीं गुम हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी यकमुश्त फ़ंड जारी करने से इनकार कर दिया गया। वो हो जाएगा, वो इतने सारे फ़ंड जारी हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का भी फ़ंड जारी हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वो इशू ये सारा कि ये क्या अभी अब हो पाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि नहीं, तो अब नवाज शरीफ साहब कहाँ तक होता है आगे बाद में बात करते हैं। ठीक है, दो इश्यूज ऐसे हैं जो हैरानकुन है, बड़े हैरानकुन। एक तो मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि दो सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक एलाइज ने क्या अमेरिका की बात सुनने से इनकार कर दिए या अमेरिका ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिए? क्या बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो नेतन्याहू को नहीं समझा पा रही कि क्या करना है और नेतन्याहू ने डिफाई कर दी है? और कंट्रास्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीन करें समझने से कासिर हूँ कि ये जो मणिपुर का और ये जो मिज़ोरम का और आसाम तक फैल रहा है मामला, और उसी को मिसाल बना के अब ये बाहर निकल रहा है मामला, और ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये है कि ये इशू कबायली था, इसको अच्छा कबायली इशू ट्राइबल इशू होता है ना, वो ट्राइबल इशू चल रहा है, हमने भी इसको शुरू में कबायली इशू ही कहा, लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने इसको मजहबी नाम दे दिया। अच्छा, मजहबी नाम दिया मोदी सरकार ने कि जी कुकीज़ जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और ये जो मेती जो हैं हिंदू हैं, और वो इसको हिंदू वो ये जो बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और उसके नतीजे में हुआ कि वो वहाँ से निकल के कोई राजस्थान, कोई मगरबी बंगाल, कोई इधर उधर ये फैल रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही। और मैं आपको एक और बात दूसरी बताऊँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो ये उधर ही उन इलाकों को कवर कर रहे हैं मीडिया के लोग, उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई, और बड़ी अच्छी बात भी है, लेकिन बड़ी यानी बाज़ कबीलों की अपनी रवायत होती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जो कुकी कबाइल हैं जिनकी ख़वातीन के साथ ये हुआ है, तो मुझे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये इन कबीलों में ख़वातीन जो हैं वो फैसला कुन हैसियत ख़वातीन के पास होती है, यानी जो ख़वातीन हैं वो बहुत इज्जत और एहतराम का मकाम होता है कबीले के अंदर। जैसे कई कबाइल होते हैं ना कि जिसमें जी वो मर्द फैसला कर रहे हैं और सारा मर्दों के हाथ में ही है और ख़वातीन को साइडों पे, कहते हैं यहाँ ख़वातीन की बड़ी इज्जत। कुकी कबाइल जो हैं, अच्छा कुकी 2-3-4 कबाइल हैं जो कुकी, उनने कहा इन कबाइल जो हैं, इन कबाइल में ख़वातीन की बड़ी इज्जत है। तो ख़वातीन के साथ जो हुआ है तो आग भड़क उठी है, और बाकायदा एक जगह तो मुझे किसी ने कहा कि वो एक प्रॉपर इस तरह से हो गया है कि वो जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान नहीं है, वो डीमिलिटराइज जोन और खंदकें खुद रही हैं और ये हो रहा है और बड़ी जंग की तैयारी। ये इसको अब जनाब किसी ने तो उठाना था मामले को, तो वहाँ पर जो अपोजिशन है, एक तो एनडीए है ना जो कि हुकूमत है, एनडीए, ये 1988 में एनडीए अलायंस बना था। मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी थोड़ी सी बात करके निकलते हैं जितना समझ में आता है मुझे। उनका एनडीए अलायंस है जिसको जो कि वाजपेयी जी के दौर में बना था 1998 में शायद, और एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसमें जो है बीजेपी सबसे लीड करती है, ठीक है, और ये राइट विंग का था। बीजेपी, शिवसेना कौन सी? बाल ठाकरे वाली, बाल साहब ठाकरे,
और बाल साहब ठाकरे जो थे वो जाहिर है कि महाराष्ट्र के बहुत बड़ा एक नाम, और उनको वो अच्छा वो कहते थे उनका जो आइडियल था वो हिटलर, और कहते थे मुसलमानों को ये वो करो जो यहूदियों के साथ किया था हिटलर ने। अच्छा। तो बाल साहब ठाकरे जो हैं उन्होंने शिवसेना बनाई। तो शिवसेना जो थी वो एक 70 की दिहाई में और 80 की दिहाई में बाल साहब ठाकरे की बड़ी ज़बरदस्त वो, और वो बीजेपी और ये सारा एनडीए का अलायंस बन गया। दूसरे इसके पहले सरबराह तो वाजपेयी जी थे, दूसरे इसके सरबराह जो हैं गालिबन LK अडवाणी थे। अच्छा। LK अडवाणी जो कि वजीर दाखिला भी रहे काफ़ी अरसा, LK अडवाणी। और तीसरे जो हैं ये अमित शाह जो अब इस वक्त वजीर दाखिला हैं। और इसमें बीजेपी, लेकिन फिर शिवसेना इसमें से अलग हो गई। बाल ठाकरे का जब इंतकाल हुआ बाल साहब ठाकरे का, तो उसके बाद ही हुआ कि उनका एक भाई के तो उनकी डेथ हो गई थी यंग एज में, एक बेटे की डेथ हो गई थी यंग एज में। अच्छा। यंग एज में जो सबसे बड़ा बेटा था वो उसकी कार एक्सीडेंट में शायद डेथ हो गई थी। तो उनका जो उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई 1 साल पहले। तो उनके एक बेटे उदय ठाकरे जो हैं वो शिवसेना को हेड कर रहे हैं, महाराष्ट्र के वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वो अलग शिवसेना अलग हो गई बीजेपी से साल 2 साल पहले, 1 साल पहले शायद। तो अब वो जो शिवसेना जो है वो और कांग्रेस और ये ममता बनर्जी की पार्टी और ये आम आवाम पार्टी, सारी पार्टियों ने 26 पार्टियों ने एक, और कांग्रेस, और इसमें वो कश्मीर की पार्टियां भी हैं जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा वो भी हैं, बाकी भी हैं, सारे वो सब ने मिला के 26 पार्टियां और बड़ी तगड़ी हैं। कई सूबों में इनकी हुकूमतें हैं। यानी भारत में एक तो स्टेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, एक है वो यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में जो है वो ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी में ये हैं इस वक्त बीजेपी वाले, और कुछ जगहों पे वो हैं, कुछ जगहों पे ये हैं, लेकिन वो भी पावर में, ये भी पावर में। अब जो बात अजब सी बात हुई आज, तो उन्होंने जो ये अपनी पार्टियों का उन्होंने जो जब इसको कायम किया, तो उन्होंने इसको जो है वो इन्होंने ज़ाहिर है उसका जो एब्रीवेशन था, उसका जो मुखफ़फ़ जिसे कहें हम, वो उन्होंने इंडिया रख दिया, INDIA, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी इसको उन्होंने लफ्ज़ बनाया होगा ना लंबा चौड़ा कि भाई कोई ऐसा बने कि जिसका मुखफ़फ़ जो है वो इंडिया बने। तो इंडिया डेवलपमेंट एंड अलायंस जो भी उन्होंने नाम रखा। अच्छा, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि INDA TIA, ठीक है, इंडिया उन्होंने नाम रख दिया। अब सवाल ये है यहाँ पर जो मेरे लिए कुछ अजब सी बात हुई वो ये कि मोदी जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज जो बात की, एक तो ये कि उनके खिलाफ ये पार्टियां ला रही हैं, मुझे नहीं पता कामयाब होती है या अदम एतमाद कामयाब नहीं होती है, उनका इंटरनल इशू है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है, यानी इंडिया असल में INDIA उस इत्तेहाद का नाम है जो मोदी सरकार की, जो NDA की अपोजिशन में INDIA बनाए, ठीक है। अच्छा, INDIA जो है वो जाहिर सी बात है कि उसमें अब मतलब 26 पार्टियां हैं, और वो अगले साल उन्होंने मुकाबला करना है इस NDA अलायंस का। लेकिन इसमें जो एक तशवीशनाक बात है, या अजीब सी बात है, वो ये है कि आज वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये इंडिया जो है ये ईस्ट, इसमें नाम इंडिया आ रहा है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडियन मुजाहिदीन, ये इसलिए इंडिया है। यानी उन्होंने लफ्ज़ इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और इसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, ये इलेक्टेड लोग हैं कांग्रेस, मुझे नहीं पता कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी किस, ये नेतन्याहू के साथ मैं आपको मिला इसलिए रहा हूँ कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके साथ, यानी वहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ आग लगी, सीरियस आग है, सीरियस प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना है। वो मुल्क के अंदर भी प्रॉब्लम का, अच्छा वो इजीली रिजॉल्व हो सकता है, बिठा के लोगों को आराम से, कबाइल को कैसे करना है, फौज भेज दें, कोई प्रेसिडेंशियल रूल लगा, कुछ करके उसको ठंडा करें। लेकिन इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि ये इंडिया, अच्छा वहाँ पर फड्डा क्या पड़ा हुआ है कि ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, और ये इसको हिंदुस्तान भी नहीं कहो। यानी झगड़ा ये है कि लफ्ज़ इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और उससे पहले जो लफ्ज़ हिंदुस्तान है वो जब यहाँ पर ईरान से लोग आए थे तो उन्होंने सिंध को हिंद कर दिया था, और जो सिंधु थे उनको हिंदू कहना शुरू कर दिया था,
और स्तान जो है ये भी फारसी का लफ्ज़ है, तो हिंदुस्तान कहलाया जाने लगा। मुगल दौर में इसको हिंदुस्तान कहते रहे और मुसलमानों ने इसको हिंदुस्तान कहने शुरू कर दिया। उससे पहले जो असल लफ्ज़ संस्कृत का है वो है भारत, तो भारत कहो, इंडिया ना कहो। अच्छा, अब उनका नाम चूंकि INDI ये उनका एब्रीवेशन है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये तो दुश्मन है और ये तो इंडियन मुजाहिदीन है। और अब ये कितना इररेलेवेंट है मुझे पता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, आप कह रहे हैं कि मतलब मेक इन इंडिया, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि इंडिया मतलब ये क्या इशू है कि आप इंडिया में नहीं आपने कहना, नाम ऑफिशियली इंडिया है तो इंडिया में नहीं कहना। अच्छा, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये बहस चल पड़ेगी। अजीबोगरीब बहस है कि ना उसको इंडिया कहना है ना उसको हिंदुस्तान कहना है। अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान रखा है, असल नाम भारत का है क्योंकि भारत माँ की जय वो पुराना वो बता रहे हैं, और भारत महाभारत, महाभारत और भारत माँ की जय और वो नारे। आप यकीन करें कि ये हमने कभी, मेरे लिए ये डिबेट सुन के मैं हैरान हूं कि यार एक मिनट ठहर जाओ यार, ये हमने सोचा भी नहीं था कभी कि ये हिंदुस्तान के लफ्ज के ऊपर झगड़ा शुरू हो जाएगा। मतलब हिंदुस्तान ले लेते हैं डॉक्टर साहब, इवन इंडिया, लफ्ज इंडिया पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो झगड़ा शुरू हो गया है कि इंडिया नहीं है ये भारत को जो इंडिया कहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गद्दार है, या वो इंडियन मुजाहिदीन, या वो जो बागी है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ठीक है, मजीद बात करेंगे इस पर। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब खत्ते की मामलात पर बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं ये एक तो यहाँ पे मैंने बात की ना, मुल्क के अंदर तो बिल्कुल ये अभी तक ये बयानात ही चल रहे हैं, लेकिन वीटो जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने क्यों किया और क्या नवाज शरीफ साहब के जहन में है उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़ास इसके ऊपर मुज़ाहमत या ऐसी कोई बात नहीं नज़र आ रही। अच्छा, बाकी जो बात है वो ये है कि मैंने एक तो बात आपसे की ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे क्या मतलब है, जब पूरी दुनिया में एक इमेज उनका ख़राब हो रहा है। अजीत देवल साहब की मीटिंग भी हुई है वांगी से जोहान्सबर्ग में, और वो अच्छी नहीं गई। इंडियन मीडिया ने ही कहा है कि वो अच्छी नहीं गई, हालांकि ये गुफ्तगू किसी उसमें नहीं थी, इसकी कहीं पर रिपोर्टिंग ऐसा सच नहीं हुई, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो उसको ये ख़ास ज़ाहिर है सरकार एक रिलीज़ कर देती है तो फिर वो इंडियन मीडिया उसी तरह से देगा जिस तरह से वो बात करेंगे, और ये बिला ज़रूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान दे के वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। अच्छा, ये देखें NDTV 6ठी स्लाइड है, ट्रस्ट एरोडेड, अजीत देवल टफ टॉक इन मीटिंग विद चाइना डिप्लोमेट। ऐसी ही फजूल सी बात है, मतलब ज़मीन निकली हुई है, सारा फटा पड़ा हुआ है, टफ टॉक की होगी अजीत देवल ने, अजीब सी बात। बहरहाल अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो ये समझ से बाहर है कि ये इन्होंने ये क्यों किया, और ये जो एब्रीवेशन मैंने बताया था, मैं दोबारा इसको बताता हूँ, ये है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, उसको इंडिया का मुखफ़फ़ उसका रखा है, और वो इलेक्शन में जाना है, लेकिन उसको इशू ये है कि उसको ईस्ट इंडिया और मतलब इंडिया का नाम नहीं है, मतलब हम तो इंडिया ही, उनकी एयरलाइंस, मेक इन इंडिया, ये तो सारे ये क्या मतलब इंडिया जो है उस लफ्ज़ को क्या इन्होंने गद्दार करार देती है मोदी ने। मैं इसको बिल्कुल आज जो है वो समझने से, और ये देखें ना 3rd स्लाइड इंडियन एक्सप्रेस की, साइलेंट ऑन मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर टेक्स ऑन ऑपोजिशन बीजेपी मीट, इंडिया ऑल्सो इन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन एंड PFI पीपल लिबरेशन। मतलब है कि मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पाया कि, और वो आगे से NDTV पे फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉल अस वट एवर यू वांट मिस्टर मोदी वी विल, मैं तो इसी समझ से बाहर है। फिर एक और ख़बर उनकी बड़ी अजीब है, ये मुझे ये इश्यूज एक्चुअली मुल्क से बाहर, ये ABP लाइव उनका TV है और उसने आज ये खबर दी है, मुझे तो बड़ी तशवीशनाक खबर लगी है कि महाराष्ट्र का जो रिकॉर्ड है मरावादा का, वो 483 फार्मर्स की सुसाइड 6 महीने में बता रहा है खुदकुशी कर ली, मतलब 483 किसानों ने खुदकुशी कर ली। मतलब ये कोई छोटी सी खबर है, ये इतनी बड़ी खबर है कि मैं इसको पढ़ के मैंने कहा एक मिनट, ये किसान खुदकुशी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पर मुजाहरे क्यों हो रहे हैं। और अच्छा, एक बात दूसरी नेतन्याहू की समझ नहीं आ रही, ये देखें CNN जो दे रहा है, अब 25वीं स्लाइड देखें, बाइडेन एडवाइस वाज इग्नोर्ड बाय नेतन्याहू। अच्छा, टावरिंग नेतन्याहू हैज़ नेवर लुक्ड सो वीक, कमज़ोर हो गया।
अच्छा, नतन्याहू CNN, नतन्याहू एक्शन सेंड शॉकवेव्स, वो जो उन्होंने करा, वो जो अदालतों के ऊपर बैन लगा दी है, प्रोटेस्ट हो रही हैं, डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है डिफाइंग अनरेस्ट, इजराइल अडॉप्ट्स लॉ वीकनिंग सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह हाउ इजराइल सुप्रीम कोर्ट माइट रिएक्ट टू चैलेंज, इस बार वो खुद एक्शन ले सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी ने क्या लिखा है, इजराइल प्रोटेस्टर रिफ्यूज टू बी डोंकीज, जो मुजाहिरीन है वो गधे नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद इकोनॉमिस्ट लिख रहा है ब्लो अगेंस्ट इजराइल सुप्रीम कोर्ट प्लंजेस द कंट्री इनटू क्राइसिस। वो एक बहरान बढ़ता जा रहा है। और एक इसके ऊपर सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये, न्यूयॉर्क पोस्ट, नेतन्याहू स्नब्स बाइडेन, ठीक है, लिमिट्स पावर ऑफ इजरायली कोर्ट, जो 18वीं स्लाइड है, यानी स्नब्स, बाइडेन को स्नब किया है कि कैसे, ये क्या हो रहा है। और बाइडेन ने पब्लिकली कहा कि फोन पे कि जी नहीं, आप, मैं नहीं बुला रहा और आप ये नहीं करेंगे, वो कर रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसके पीछे मोसाद है, उन्होंने कहा कि झूठ बोलता है, इसके पीछे जो है वो महकमा खारजा फंडिंग कर रहा है। इसराइल किस तरफ जा रहा है? और ये जो बात है, ये बात वहाँ का न्यूज़पेपर 16वां, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आउट ऑफ इजराइल प्रोटेस्टर, रिजर्विस्ट आर्मी खड़ी हो गई है और इजरायली प्रोटेस्टर्स बैटल इजंट ओवर येट, उनके हाथ से। अब ये आगे कहाँ पर जा रही है चीज़? क्या वॉशिंगटन पोस्ट का आज एडिटोरियल, द ग्राउंड इज क्रैकिंग अंडर नेतन्याहू's फीट, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है, सिरक रही है। यहां पर ये दो स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, मिडिल ईस्ट और ये अगेंस्ट चाइना। इनके क़यादत ने क्या डिफाई कर दिया है बाइडेन इंतजामिया को, और जो मकसद था, क्योंकि ये भी मैनमेड क्राइसिस है जो मोदी साहब नहीं देख रहे, ये फैलेगा तो गड़बड़ होगी। इसमें अमेरिका पहले कह चुका है कि अमेरिकन एम्बेसडर कि आप इसे कंट्रोल करें, वो नहीं सुन रहे बात, इसकी वजह भी समझ नहीं आ रही, और वहां जो इसराइल में है वो भी समझ नहीं आ रहा। अगले 3, 4, 5 दिनों में, हफ्ते में ये बात वाज़ेह होगी कि मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है मोदी सरकार की, वो क्यों है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तबाह हो गई, चाइना के साथ आपके मामलात ख़राब, रीजन में ख़राब, SCO में ख़राब, ब्रिक्स के साथ ख़राब, इसके साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मैनमेड क्राइसिस को बढ़ाते जा रहे हैं जी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।